Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum and welcome to a brand new week here on Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? अच्छा आज मेरी आवाज़ में आपने थोड़ी सी एक्साइटमेंट महसूस की। स्कूल खुल गए हैं। ये एक्साइटमेंट और ज़्यादा होती है अगर मेरे स्कूल वाले, मेरे बेटे के स्कूल वाले उसको आने की इजाज़त देते, लेकिन सिंस माई वाइफ इज स्टिल पार्शली वैक्सीनेटेड एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि स्कूल्स आर बीइंग स्ट्रिक्ट, अ फ्यू स्कूल्स आर बीइंग स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा जी जब तक दोनों पेरेंट्स फुली वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, वैक्सीनेशन ड्यू ऑन द 4th of September, तब तक हम आपके बच्चे को अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली स्कूल खुल गए। सिंध में आज से स्कूल्स खुल चुके हैं, तो ये एक बड़ी खुशखबरी डेफिनेटली फॉर द पेरेंट्स तो होगी। लेकिन जब से हमने ये सुना है कि अब्दुल्ला का, बिकॉज ऑब्वियसली इनके बेटे का पहला दिन होना था, पहला साल है, तो आने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। आई एम वेरी क्यूरियस, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मैं दुखी भी हूँ इसी बात पे। हाँ, वो उसको अपने पास ही रखो, उस दुखीनेस को। लेकिन आई वांट टू नो कि कितने स्कूल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऐसे हैं हु आर फेसिंग द सेम थिंग कि जब तक पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे। तो आई वुड लाइक कि आप हमें ज़रूर ट्वीट करें, बिकॉज वी नीड ऑब्वियसली हम अपने रिपोर्टर्स और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स से तो पूछते हैं, लेकिन आई वॉन्ट अ ट्रू सेंस ऑफ वॉट यू गाइज आर फीलिंग एंड वॉट इज हैपनिंग आउट देयर। तो ये सिंध की बात हो रही है, प्लीज़ हमें आप ट्वीट करके लिख के बताइएगा। और आपको पता है ये कोविड का जो सिलसिला है वो जारी है और खुदा ही जानता है कि वबा कब ख़त्म होगी। वैसे मेरा ख्याल है कि एनसीओसी और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं अब ज़रा इस पर गौर करना चाहिए कि जब भी नंबर्स बढ़ते हैं सबसे पहले औताद जो है वो आती है स्कूल्स कॉलेजेस पे, सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस, सबसे पहले तालीमी सिलसिला रुक जाता है और सॉर्ट ऑफ रुक ही जाता है। क्योंकि मुझे तो टिल डेट ये जो ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम है कोई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं नज़र आता। नहीं, लेकिन बहुत सी दुनिया अब इस पे बहुत सी दुनिया जा रही है, पर्टिकुलरली बड़े बच्चे तो हम कोप अप कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे जो 3 साल के हैं या 2.5 साल के हैं या 4 साल के हैं, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनको नहीं समझ। और थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ ये भी हो जाती है बिकॉज सडनली वो उस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो डिवाइस उनके लिए एक प्ले थिंग होती है। तो अब उस डिवाइस को सडनली चेंज करके एक कुछ लर्निंग या स्कूल एपरेटस बनाना है, तो वो उसकी भी एक टेंशन है। बट एनीवे एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो मैं इतनी डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करूंगी बिकॉज ये काफ़ी देर से 1.5-2 साल से ये एक्सपेरिमेंट जो है बड़े बच्चों के लिए तो बड़ा फ्रूटफुल चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई का मकसद सिर्फ ऑनलाइन बैठ के पढ़ना नहीं होता। यू नो, बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, दे लर्न सोशल इंटरेक्शन, वो क्लामेटाइज होते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, वो बड़ों से किस तरह बिहेव करना है, छोटों से किस तरह बात करनी है, वो सब कुछ स्कूल्स में जाके सीखते हैं, घरों में तो सीखते ही हैं। लेकिन वी होप एंड वी प्रे कि ये स्कूल्स अब दोबारा बंद नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन आपको पता है ना, स्टूडेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन भी रही है। बहुत से बच्चों के पेपर्स नहीं हुए जो पेपर्स देना चाहते थे। स्कूल्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उसकी भी एक कंफ्यूजन थी। फिर कौन से खुल रहे हैं, कौन से बंद हो रहे हैं, कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये इट प्लेड हैवक विद द स्टूडेंट्स। और फिर माशाल्लाह हैशटैग्स तो आपने देखे थे, स्टूडेंट्स तो वैसे ही तंग आ चुके थे, दे डिड नॉट इवन वांट टू गो बैक, अ लॉट ऑफ देम डिड नॉट वांट टू गिव एग्जाम्स। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। वी आर होपिंग कि अब जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह ये नहीं थमेगा। अच्छा, पीटीएम का जलसा हम देख रहे थे और आप कह रहे थे कि सियासी हलकों में कोई परेशानी नहीं है। अब अपेरेंटली कोविड की भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो आपने लोग देखे थे कि मतलब एक हजूम, आई हैव नो आइडिया, एक्चुअली हज़ारों की तादाद में तो लग ही रहे थे, बट नॉट अ सिंगल वन वेयरिंग अ मास्क। आप वैसे ओवरऑल देख लीजिए सूरत हाल, ये तो फिर जलसा था। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी हुकूमत की है, लेकिन हुकूमत की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है बिकॉज दे वुड एंड अप डीलिंग विद व्हाटएवर chaos ultimately this gathering brings। और कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीब थी वहाँ कौन सा किसी ने मास्क पहना हुआ था? हैविंग सेड दैट ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो या अवाम हो, हम सारों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह नहीं पहनना तो नहीं पहनना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स नाउ। और एक दफ़ा फिर कोरोना वबा की चौथी लहर जारी है, लेकिन सिंध भर में आज से सख्त शराइत के साथ स्कूल्स खुल गए हैं और सिर्फ 100% 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स ही हफ्ते में 6 दिन खोले जा सकते हैं। ये शराइत है, कुछ हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। 50% बच्चे एक दिन और जो बाकी द रेस्ट ऑफ द 50% अगले दिन आएंगे। और बच्चों के वालिदैन के लिए अपने वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराना लाजमी है। एक्चुअली ये कॉपी अपनी वैक्सीनेशन की बहुत जगहों पे अब डिमांड हो रहा है, इवन इन फिटनेस सेंटर्स, जिम्स वगैरह में भी अब मांगना शुरू कर दिया कि अब आप दें। लेकिन यहाँ वालिदैन को मुश्किल का सामना है। कोरोना वैक्सीनेशन की 2 डोज के दरमियान कम अज़ कम 28 दिन का दौरानिया है और जिनको अभी सिर्फ
सिर्फ एक डोज लगी है उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई, जिस तरह अब्दुल्ला खुद भी बता रहे हैं, और जिससे खचा है काफ़ी बच्चे स्कूल्स अटेंड करने से महरूम रहेंगे। फिलहाल तालीमी इदारों की बंदिश पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और वालिदैन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अब मशरूत इजाज़त के साथ तालीमी सिलसिला बहाल तो हो गया है, लेकिन वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। पाबंदियों पर अमल होता है या नहीं, एक दो दिन में ही पता चल जाएगा। वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जब हमें पता लगा कि स्कूल वाले जो हैं वो मेरे बेटे को स्कूल नहीं आने देंगे बिकॉज माई वाइफ हैज़ गॉट 1 डोज और दूसरी डोज रहती है। 21 दिन हो गए थे पहली डोज को, तो हम पहुँच गए जी वैक्सीनेशन लगवाने, क्योंकि वी वर सो एक्साइटेड कि पहला दिन का स्कूल, पहले दिन स्कूल हो और हुसैन का स्कूल ना मिस हो। लेकिन हमने उनसे जाके काउंटर पे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सर ये मॉडर्ना जो है ये 28 दिन बाद ही सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। सो द सिस्टम जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें 28 दिन जब गुजर जाएंगे तभी आप दूसरी डोज अपडेट कर सकेंगे। सो वहां पे फिर हम अपना समूल और फिर लेकिन जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं उनको तो रिस्पेक्ट करना है, तो लिहाजा इफ दे से यू कैन नॉट गो टू स्कूल अंटिल द पेरेंट्स आर फुली वैक्सीनेटेड, रिस्पेक्ट दैट। इफ दे से कि जी 21 दिन में नहीं हो सकता, 28 दिन में ही होगा, रिस्पेक्ट दैट। मतलब जो ये प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं किसी वजह से। अच्छा पता है क्या, बीइंग ए पेरेंट आई वुड टेल यू कि ये बड़ा आपको इरिटेट कर रहा होता है या आपको बुरा भी लग रहा होता है कि आप कहते हैं कि जनाब एक डोज तो लगवा लिए, दूसरी भी लगवा ही लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी आपकी अपनी सेहत के लिए भी है, क्योंकि खुदा न खास्ता बच्चा कोई वायरस लेकर घर आता है और घर में कोई बंदा पार्शली वैक्सीनेटेड है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा so, इस वक्त इमोशनल होने के बजाय रैशनल डिसीजंस लेने की तो जरूरत हमेशा ही प्रैक्टिकल हुआ करें। बट एनीवे जी, डीजी स्कूल सिंध हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मंसूब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। मंसूब साहब, सिंध भर में स्कूल्स खुल तो रहे हैं लेकिन अब भी बहुत से लोग नहीं जानते कि शराइत क्या है। कुछ से तो हमने भी आगाह किया है, स्कूल इंतजामिया को तो वैक्सीनेशन करानी है, वालिदैन को क्यों करानी है, बल्कि ये पहले एक्सप्लेन कर दें बिकॉज ये सवाल बहुत आ रहा है बहुत से वालिदैन को समझाने के लिए। जी बिल्कुल। असल में ये जो बच्चे जो होते हैं ना वो कैरियर होते हैं। ये जितने हमारे जो आपने कोविड वगैरह का सिलसिला है उस सिलसिले में ये लोग कैरियर होते हैं। ये जब जाते हैं स्कूलों से तो घर पे बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट होते हैं, इस वजह से उनका जो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। चूँकि बच्चे कैरियर होते हैं, बच्चा कैरियर बन के स्कूल वालों को भी इन्फेक्ट कर सकता है अगर घर से खुदा न खास्ता कोई वायरस लेके जाए, और स्कूल से लेकर आकर फिर अपने वालिदैन को इन्फेक्ट कर सकता है, विच वुड बी वेरी डेंजरस। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब इन तमाम शराइत के साथ स्कूल खुलना सर्टनली कुछ सेफ हो गया है और कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि इन शराइत पर अमल भी हो और मुसलसल चेक भी रखा जाए कि ये प्रोसेसेस इन प्लेस हैं कि नहीं हैं। उसके लिए कोई सिस्टम है, क्या करेंगे, किस तरह चेक करेंगे? इस सिलसिले में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना वो ऑलरेडी कमेटियाँ बनी हुई हैं और वहाँ फोकल पर्सन हमारे मौजूद हैं। वो जो है ना वो आपके सैंपल बुनियाद पे जो है ना वो आपके विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद जो है ना इंश्योर करेंगे कि SOP जो है ना वो मतलब ये कि मुकम्मल है, और अगर कहीं पे नहीं पाई जाएगी उनको कराया जाएगा। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अभी अपना गवर्नमेंट लेवल पे हमारी टीमें हैं, गवर्नमेंट की टीमें हैं, हमारी टीमें हैं डायरेक्टरेट की। वो मकसद ये है कि निकलेंगी वहाँ पे जो हमारी मॉनिटरिंग टीमें हैं और इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये कॉपरेट भी कर रहे हैं हमारे जितने स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं, पेरेंट भी कर रहे हैं, असातिज़ा भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट किया हुआ है। SOP सिर्फ देखना ये है कि 50% जो है ना जो कहा गया है कि बच्चे आएंगे और प्रॉपर वे में इनको जो है ना वो आपकी वैक्सीनेशन चेक की जाएगी, तो ये इंशाल्लाह ताला इंश्योर हो जाएगा, अल्लाह ने हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा सिद्दीकी साहब ये भी बताएगा कि अगर ये निज़ाम इस तरह चल पड़ता है और अच्छा चल पड़ता है तो इसके बाद अगला मरहला तो यही होना चाहिए कि 100% हाजिरी पर चले जाएं स्टूडेंट्स की, तालीमी निज़ाम ऑब्वियसली मुकम्मल बहाल करें और कोशिश भी यही है कि अब ये फाइनली हो जाए। तो इसमें क्या लगता है आपको, कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में सोचा है, प्लान हुआ है? देखिए ये आपको पता है कि ये वेरिएंट है, इसका कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते क्या होना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिसका ट्रेंड नजर आ रहा है, जो ग्राफ नजर आ रहा है, उसके तहत पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आइंदा जो हमारी एक टास्क फोर्स बनी हुई है CM साहब की,
वो और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनकी मशावरत से जैसे वो हमें गाइड करेंगे और ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड डाउन हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसी के मुताबिक बाकायदा हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है। और अब माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब ने वर्किंग टीम भी बना दी है, वो बैठेंगे, बैठ के इंशाल्लाह ताला हमारी सेक्रेटरी साहब की सरबराही में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला सारे एक्टिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो अच्छा फैसला करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हमारे स्कूल जो है वो 100% जो है ना वो आपके बच्चे जैसे आप चाह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल हुआ करते थे उसके तहत जो है ना वो स्कूल खुलें और बच्चे भी आएँ। और यूज वो होगा जब पूरी टीम जो एक स्टेक होल्डर जितने हैं वो सब जो है ना वो मिलकर इस पे काम करें। यकीनन कोशिश भी ये है और हर किसी की डिज़ायर है कि स्कूल्स अब खुल जाएं और वो सिलसिला कमिंग बैक टू नॉर्मल वाला जिसको हम न्यू नॉर्मल भी कहते हैं, लेकिन उस पे आना तो पड़ेगा है। जी स्कूल तो सिंध हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंसूब, बहुत शुक्रिया। और अभी आई एम श्योर जो लोग वाकिफ हैं वो तो वाकिफ हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन केस यू डोंट नो अभी 100% हाजिरी पे स्कूल नहीं खुले हैं, बिल्कुल नहीं, 50% पे अल्टरनेटिव डेज पे बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनको ओवर द वीक स्प्रेड किया गया है कि जनाब हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन होगा और 2 दिन ऑफलाइन, यानी कि बैक टू द कैंपस में होंगे। पहले भी हो चुका है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था पहले भी, तो उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना जावेद इंतजार कर रहे हैं हमारा कि हम उनसे बात करेंगे, कुछ स्कूल्स के बाहर ही हैं। राना जावेद, बताइएगा कि कोई एक तो हाजिरी के हवाले से भी बता दें, ऑल्दो वी डू रियलाइज कि वो 50% है तो इतना रश तो खैर होगा नहीं, लेकिन कोई कंफ्यूजन है, कोई पेरेंट्स से आपकी बात हुई, क्या माहौल है? देखिए हुमा 50% है और ये 50% पूरे 50% ना है, ऐसा नहीं है कि 50% में से कम हो, क्योंकि एक तो वालिदैन की भी ख्वाहिश है, फिर बच्चों की भी ख्वाहिश है कि उनका बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हो चुका है। और ये कोरोना वायरस के पेश नज़र सबसे ज़्यादा नुकसान किसी शोबे का हुआ है, वो तालीम का हुआ है। आप देखेंगे जो बच्चा 8वीं क्लास पास करके 9th जमात में आया था तो 9वीं उसने पढ़ी नहीं, प्रमोट हो गया, 10वीं में वो आया तो उसका सिलेबस आधा था और उस आधे सिलेबस में भी 50% MCQs और 20% शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो उसने वो भी नहीं पढ़ी। इस तरह जो बच्चा 10वीं पढ़कर आया था, 11वीं नहीं पढ़ी, 12वीं का आधा सिलेबस पढ़ के पेपर दिया, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो ये देखिए आप इतना गैप आ गया कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में 8वीं क्लास पढ़कर आया था अभी वो यूनिवर्सिटी में पहुँच चुका है। सॉरी, जो 9वीं पढ़कर आया था तो वो 10वीं पढ़कर आया था, वो फर्स्ट ईयर पढ़ी नहीं, इंटर आधी पढ़ी और अब वो यूनिवर्सिटी में आ गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर सिंध हुकूमत की जानिब से भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई और ये कराची में तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आया कि जो कोरोना के 2 साल थे तो ऑनलाइन क्लासेस कहीं कहीं हो गई, लेकिन आप सोचें कि सरकारी स्कूल जहाँ बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, क्या वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हुआ होगा, वहाँ लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा? ऐसा नहीं है। जो महकमा तालीम कहता है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो बहुत कम ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। वालिदैन का भी ये कहना है कि वालिदैन फ़ीस तो पे कर ही रहे हैं, उन्हें बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं फ़ीस तो पे करनी है। तो वो इस चीज़ से ज़्यादा वो हैं कि एक तो ये फ़ीस भी पे कर रहे हैं, दूसरा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो और ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं और फिज़िकल क्लासेस में जो पढ़ते हैं बहुत फ़र्क होता है। साथ ही जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के, वो भी जो हम रिवायती तौर पे एग्ज़ाम्स लेते आते हैं वो एग्ज़ाम्स नहीं हुए, सिर्फ 2 घंटे का पर्चा हुआ है, MCQs हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है। और अभी जो लास्ट जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल बंद किए गए उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद इसीलिए हुई कि जब पूरे पाकिस्तान ने स्कूल खोल दिए थे और हर जगह स्कूल खुल रहे थे। अच्छा, और इसलिए भी ज़्यादा तनकीद हुई क्योंकि सब कुछ ही खुला हुआ था राना जावेद, और सिर्फ स्कूल ऐसा लग रहा था बंद हैं, बाजार चले जाएं, मार्केट चले जाएं, ना कोई SOPs की परवाह कर रहा था, और स्कूल जहां पर होती है SOPs की परवाह और अमल होता है वहां पे बंद कर दिए गए थे। अब क्या नज़र आ रहा है आपकी कुछ वालिदैन से, टीचर्स से या स्टूडेंट्स से अगर बात हुई हो, आर दे एक्साइटेड? और वो जो SOP इन्फोर्स करने की बात है, जाहिर है अगर तो हकीकी मानों में वैक्सीनेटेड पेरेंट्स के बच्चे आते रहेंगे, स्टाफ वैक्सीनेटेड होगा, तो होपफुली मजीद स्प्रेड का बाइस नहीं बनेगा ये सिलसिला और ये तालीमी सिलसिला रुकेगा भी नहीं। एंड वी ऑल वांट के तालीमी सिलसिला अब रुके नहीं। उन SOPs पर, उन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ किया जा रहा है। राना जावेद, साथ साथ ये भी बता दें कि क्या चेकिंग हो रही है? सर्टिफिकेट जो फुली वैक्सीनेटेड है, क्या कोई गार्ड खड़ा है वो आपका वैक्सीनेशन चेक कर रहा है आपके सर्टिफिकेट, या फिर ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुके हैं और उनके नाम फेड इन है? मतलब ये किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं? उमा, ये फॉर्मेलिटी है
मेरा बच्चा अगर मैं स्कूल जा रहा है और मैं उसे ड्रॉप करने नहीं जा रहा, वो रक्शे में जा रहा है, वैन में जा रहा है, तो कौन उसके पेरेंट्स के सर्टिफिकेट चेक करेगा? उसे स्कूल के बाहर जब वो बच्चा पहुंच जाएगा तो स्कूल उसके नहीं रोकेगा। लेकिन स्कूलों की जानिब से ये ज़रूर हुआ है, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों की जानिब से, कि उन्होंने अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करवाया है। और जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो अगर 100 लोग स्कूल में काम करते हैं तो जिन 20 की नहीं हुई है तो उन 20 को नहीं बुलाया जा रहा, उन टीचर्स को नहीं बुलाया जा रहा। स्कूल में SOPs पर अमल हो रहा है। एक तो 50% बच्चा वैसे ही कम है उनके पास, फिर उनके पास जो है वो अमला भी है और सब कुछ हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे बच्चे शादी में जा रहे हैं, 14 अगस्त का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ मार्केट में जा रहे हैं, तो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा सकता? फिर इस तरह सिंध गवर्नमेंट जो ये कहा कि जी बच्चा कैरियर है और ये हो सकता है और चौथी लहर है, तो सिंध गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे सियासी प्रोग्राम दिन ब दिन होते हैं। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस्तकबालिया प्रोग्राम कहीं हो रहा है, कहीं विजिट हो रहा है। कल CM सिंध की एक बड़ी खुली कचेरी हुई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शरीक थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई SOPs के तहत सारे प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, बगैर SOPs के भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्कूल तो फिर भी बहुत ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। तो ठीक है राना साहब, थैंक यू, वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट। और यही पॉइंट हम यहाँ भी बारहा रेस करते रहे हैं कि स्कूल्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल हो सकता है या होता है, इनफैक्ट हो सकता है क्या होता है, वो अब सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं, ज़रा भी नंबर बढ़ें और बाकी सारा सिलसिला वैसे ही चलता रहता है। या तो बाकी सब भी बंद करें तो स्कूल्स भी साथ बंद करें, तो विच मेक्स परफेक्ट सेंस। अदरवाइज स्कूल चलते रहें और जहाँ जहाँ SOP पे अमल दरामद नहीं होता उन पे ज़रा पाबंदियाँ लगनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स भी इतने ही कंसर्न्ड हैं कि जो स्टाफ हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है क्या वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं, तो लिहाजा उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है बाय शोइंग ऑनलाइन या समवेयर कि जी ये हमारा स्टाफ है और ये वैक्सीनेटेड है। पेरेंट्स के जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आई टेल अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, गेट्स वगैरह पे तो ऑब्वियसली नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन आप स्कूल एनरोल होने से पहले, क्योंकि वो स्केड्यूल देते हैं ना कि आपके बच्चे ने इस दिन आना है, क्योंकि सारे बच्चे तो एक दिन आ नहीं रहे हैं, तो वो आपको ईमेल करना होता है या आप पहले जाके सबमिट फिजिकली करा दें और उसके बाद वो एक लिस्ट भेज देंगे आपको कि जनाब, या व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, ये ईमेल कर देंगे कि आपके बच्चे को इस दिन आना है। व्हिच इज अ ग्रेट प्रैक्टिस। ये बड़ी चेकिंग हो रही है वैक्सीनेशन की। कल मैं कोई अबारी गई हुई थी और आई वाज स्पीकिंग एट अ सेमिनार, लेकिन गार्ड ने मतलब एंट्रेंस में ही आस्क्ड टू चेक कि आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, और मेरे फोन में था, दिखाना पड़ा, व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट कि अब ये करना है तो फिर इसको इन्फोर्स करें। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपने सुना ही होगा कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, और जहाँ में तो चलें अच्छे हैं ही। और लिटरली आप कभी कोशिश कीजिए, आप कभी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देख लीजिए, वैसे तो आई एम श्योर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, कि आप ज़िंदगी में कभी किसी परेशानी में मुब्तला हों, आप कभी फंसे हुए हों, इवन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, और आप किसी शख्स की मदद करें, जो मदद जिसको दरकार है, और वो आपके पास आए, और फिर ऐसे अल्लाह ताला आपकी मदद करता है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे कि केस इन पॉइंट हमारे पास एक पूरा एग्जांपल है, दुबई में जी रिसेंटली हुआ है। दुबई में इसका एक मुजाहिरा हुआ है जहां 4 अफराद ने मिलकर एक बिल्ली की जान बचाई, और जो एक बिल्डिंग में फंस गई थी, और इन लोगों ने चादर की मदद से बिल्ली को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। और वो कहते हैं ना कि कैट हैज़ 9 लाइफ, तो वो अक्सर क्या हमेशा ही जंप अपने पैरों पे करती है, तो ट्राई मार लेते, मेरा तो ख्याल था बच ही जाती, लेकिन दुबई के हुक्मरान और इमाराती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए 4 अफराद की तारीफ की, विच इज़ अ वेरी बिग डील बाय द वे, और से भी नवाजा गया, ऑब्वियसली सारी बात ही तो वो है। और साथ ही सारिफीन से बिल्ली की मदद करने वाले अफराद की शनाख्त की अपील भी की, और फिर शनाख्त का क्या था, 2 मिनट में हो गई। और 4 अफराद की शनाख्त के बाद जी एक पाकिस्तानी भी उसमें शामिल था, और तमाम अफराद दुबई में मुख्तलिफ नौकरियों पर हैं। और फिर इनाम की आप बात कर रहे हैं, फिर इमाराती वज़ीर आज़म ने बिल्ली की जान बचाने वाले 4 अफराद के लिए 90 लाख रुपए इनाम जो था वो रखा, और फिर वो डिवाइड हुआ 4 में। पाकिस्तानी 90 लाख रुपए डिवाइड हुआ 4 लोगों में। मुझे अब्दुल्ला का एक्सप्रेशन देखते हुए ना इसका अब इसका काम होगा कि मैं क्यों नहीं था इस बिल्ली को बचाने के लिए उस वक्त वहां मौजूद। It's a good gesture. Then I'm sure that they don't do it because they thought that they'll get rewarded. उन्हें पता भी नहीं होगा जाहिर है कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और इस तरह से उन्हें इनाम मिलेगा। मगर देखिए कि उन्होंने किसी जानदार चीज़ की, इंसानों की बात नहीं कर रहे, किसी जानदार चीज़ की मदद की, और अल्लाह ताला ने कैसे फिर उनकी रिवॉर्ड किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ने 4 अफराद से मुलाकात की और उन्हें फ़ी बंदा 22 लाख रुपए से ज़ायद इनाम दिया जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका एक
अच्छा जेस्चर, आपकी एक नेकी आपके लिए रहमतों और आपके लिए बरकतों के अच्छा दरवाजे जी, खोल बिल्ली की जान बचाने वाले 4 अफराद में शामिल पाकिस्तानी आतिफ महमूद हमारे साथ हैं। आतिफ महमूद, एक तो कमाल का काम आपने किया है, ऐसे काम करके पाकिस्तान का नाम तो वैसे ही आपने रोशन कर ही दिया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो पहले तो मुख्तसर अपना अपने मुतालिक बताइए, आप क्या करते हैं और कब से दुबई में हैं? तो हम 4 साल से इधर से हैं और हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पेशावर से। और मेरा नाम आतिफ महमूद है। इधर मैं काम करता हूँ करम फूड स्टाफ ट्रेडिंग LLC बतौर सेल्समैन मर्चेंडाइजर प्लस ड्राइवर। ज़बरदस्त। आतिफ, अब ये बताइए कि जो वाक़या है, आपकी फैमिली तो आपको आई एम श्योर इस वक्त पेशावर में देख रही होगी और बड़ा खुश हो रहे होंगे सारे, और आपने काम ही इतना अच्छा किया है। ये वाक़या हुआ क्या एक्चुअली? किसने नोटिस किया बिल्ली फंसी हुई है और फिर क्या मसला था, क्यों नहीं निकल पा रही थी? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताइए ज़रा। ये बिल्ली मैं देखा तो ये 2nd फ्लोर बालकोनी में वो फंसी हुई थी, लेकिन उसका मैं सोच रहा था कि उसके कहीं बच्चे हैं इधर ही, बच्चे ऊपर या इधर उधर लेके जाते हैं तो उसको भौंक रहे हैं कि इधर आ जाओ या कहीं फंसी हुई है बच्चे। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ये बिल्ली तो नीचे आ रही है, जब उसके बच्चे होंगे तो लाजिम वो बच्चा उठाता था, लेकिन ये अकेली है, फंसी हुई है। तो मैं सोचा कि चलो मैं इसको, अगर आज मेरा ड्यूटी भी चला गया तो मैं उसको भी बचाऊंगा और उसको मैं इंशाल्लाह सेफली नीचे लेके आऊँगा। तो मेरे साथ एक आदमी आ गया, इंडियन था, तो नासिर नाम है उसका। तो उसको मैं बोला मेरा थोड़ा मेरा हेल्प करेगा ये बिल्ली को नीचे लेके आने का है? तो उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लेके आएंगे। तो उसने एक मलवारी अपोजिट बिल्डिंग में एक मलवारी खड़ा था, उसको बोल दिया, इंडियन था, कि यार थोड़ा एक बेडशीट फेंको इधर ही हम वो बिल्ली को पकड़ते हैं, वो बिल्ली छलांग लगाएगी तो सेफली नीचे आएगी। तो आखिरकार जब वो समझ गई कि ये आदमी लोग जो है ना मेरे को खड़े हैं और मेरे को दिख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आखिरकार उसने एग्जैक्टली अपने दिमाग में आया और नीचे छलांग लगाई। नीचे छलांग, वो खौफ का इतना भूख मारा कि नीचे आ गई, वो बेडशीट में पड़ गई। लेकिन उन लोगों को मैं बोला कि बेडशीट टाइट से पकड़ो कि नीचे ना जाए और बिल्ली को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बिल्ली आ गई सही सलामत, उसके पेट में बच्चे भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही सलामत है और बिल्ली भी सही सलामत हो गई। वीडियो शेयर किया टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, तो शेख मोहम्मद ने देखा, तो शेख मोहम्मद ने उसके साथ अपना ट्वीट किया और उसने उसको बोल दिया कि ये 4 आदमी मेरे को चाहिए, लाजिम चाहिए। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था, मैं शाम के टाइम ड्यूटी से आया था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे टाइम था। उसका मेरे को कॉल आ गया, तो वो पुलिस का नंबर था। तो वो बोला आपका नाम आतिफ महमूद है? मैं बोला जी सर जी मेरा नाम आतिफ महमूद। वो बोला आप कहाँ हो? मैं बोला सर जी मैं सतवा में दुबई में हूँ। वो बोला कि अच्छा आप सतवा दुबई में हो, आप जल्दी से जल्दी इधर ही आ जाओ। आपका इतना कंसर्न है और कितना सोच समझ के, और मतलब कि जिस तरह आपका कहना है कि बेशक नौकरी जाए या जो भी हो, बस इसको बचाना है, बड़ा ही ज़बरदस्त जज्बा है। बहुत से लोग इसको एक माइनर सी चीज़ समझ के ना दे वुड पास बाय कि चलो ये कोई बचा ही लेगा, मतलब हमेशा ये थॉट होती है कोई कुछ कर लेगा तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, और बिल्ली खुद ही कर लेगी कुछ। अच्छा जी, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपको इमराती हुकूमत की जानिब से बड़े इनाम से नवाजा गया है, तो इस पर क्या महसूस करते हैं आप, और इस इनाम का, इस रकम का क्या मायने हैं आपके लिए, क्या करेंगे इसके साथ? मेरे को पैसे मिल गए हाथ में, तब मैंने घर को कॉल किया, लेकिन घर वाले सारे बहुत खुश हो गए, क्योंकि मेरे जितने ख्वाब देखे थे और जितने मेरे ख्वाब थे ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने और शेख मोहम्मद को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे और उसको अल्लाह पाक हमेशा कायम व दायम रखे। और जीवनी उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और फिर भी आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप भी हमारा पाकिस्तानी भाई है और आपको बहुत बहुत मुबारक है और शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने उसके लिए JLI 2014 मॉडल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके लिए इस्लामाबाद का नंबर है और मैंने 15.5 लाख का उसके लिए ये ले लिया और 7-8 लाख अपने बिजनेस के लिए रख दी। इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा। गाड़ी बुक खरीदी मेरा ख्याल है। थैंक यू सो मच। आते में उठा गाड़ी खरीदी, तो सारी बात कर रहे थे। बहुत आपको मुबारक हो। बात करके ना हमारा ना दिन बन गया है, बड़ी खुशी हुई, जबरदस्त। इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे, क्योंकि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। वेरी नाइस। दैट इज वेरी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी सतह पर बेहतरीन नस्ल के गधों की अफजाइश शुरू कर दी है, और ये एक्चुअली फैक्ट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसको किसी और जुमरे में ना लेके जाइएगा,
कि पता नहीं क्या हो रहा है, सरकारी सतह पे गधों की अफजाइश करने से क्या मुराद है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हो रही है गधों की। और उकाड़ा के जी गवर्नमेंट लाइव स्टॉक बहादुर नगर फार्म में नीली क्यों है गाय? नहीं, ये तो एक अच्छा, स्टैचू बना हुआ है ना, और वो नील का होगी ना, कोई नई नस्ल की गाय आई है नीले रंग। नहीं, नील का होगी, नीले रंग की। आई डोंट नो, वैसे ऐसा होता नहीं है। एनीवे जी, उकाड़ा का ये फार्म है लाइव स्टॉक बहादुर नगर फार्म, सॉरी, उसमें ड्यूरेशन ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक पंजाब डॉक्टर मंसूर के मुताबिक गधे की खाल और दूध से खास किस्म का मादा जो है वो हासिल होता है, जो कि कॉस्मेटिक्स के सामान की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। हाउ अबाउट दैट? आई हैड नो आइडिया, बाय द वे। हमें पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें तो हम आपको बताते रहेंगे। ये गधों को दुल्हन क्यों बनाया हुआ है, ये दोबारा प्लीज दिखाएं। मतलब है कि इनको जो कुर्बानी के जानवरों का बच्चों कुछ डेकोरेशन का सामान था ना, वो सारा इन पे लगा। क्या क्या सोच के They look so cute. They do look cute, but ये वीडियो बना रहे थे तो चले गधे को हम क्या बना दें? अब्दुल्ला, so what? मतलब हर किसी को मौका मिलता है तैयार होने का, यहाँ तो गधों को भी मिलना चाहिए। गधों को भी मिलना चाहिए, why not? और देखिए अब इस पे पूरा काम हो रहा है, एक ब्रीडिंग हो रही है इनसे, मतलब काम निकाला क्यूट के चले उनकी वीडियो बननी है इस सेंटर की, तो हम उनको पूरा माशाल्लाह तैयार करके। Not just that, they are facing the camera. फेसिंग द कैमरा, और पैरों में और सर पे और क्या कुछ नहीं पहना हुआ। खैर, लाइव स्टॉक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि उकाड़ा के गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म में पैदा होने वाले गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। सो जनाब, आपको पता है ये गधे बहुत बजट में भी इनका तस्करा होता है कि कितनी है मजमूई तादाद, और ये एक्सपोर्ट होते हैं और बड़े महंगे गधे बिकते हैं। और इनका काम देखें, सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ दे, बड़ा मेहनती जानवर, बट ऑफ ऑल जोक्स बनाना, मजाक बनाना, गधा किसी और को ही कह देना, सब कुछ साइड पे रखें, इनका काम देखें कितने जरूरी हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो ये हो रहा है। मुझे लगता है चेंज होनी चाहिए। गधा कितना आपका काम आसान करता है, गधे से ज्यादा तो खैर कोई काम ही नहीं करता, बोझ उठाता है। सो आप ऐसे ही किसी को तज़हीक करनी हो तो किसी को गधा कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। हालांकि मैं कहती हूँ जितना काम गधा करता है उतने तो इंसान नहीं करते, तो लिहाजा वो तारीफ ही हुई अगर कोई गधों की तरह काम कर रहा हो, व्हिच मींस यू आर ओवरवर्क्ड। यस इंडीड यू आर। अच्छा जी, अभी हम इससे पहले स्कूल खुलने की बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ स्कूल्स तो हमने हमेशा कहा है कि बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन चाहे वो हुकूमती तकरीबात हों, जैसे कि अभी वो 3 साल कारकर्दगी के सिलसिले में जो तकरीब थी जिसमें एक मजमा था और एयर कंडीशन हॉल था और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, ज़्यादातर ने मास्क नहीं पहना हुआ था, या वो पीडीएम का जलसा हो या वो खुली कचहरियां हो, की खुली कचहरी हो, मतलब बात माशाल्लाह सारे मिलके एक ही कर रहे हैं, व्हिच इज नो एसओपीज एट ऑल। जब आप देखते हैं उनको तो आपको बताएं कि जी अपोजिशन जमातों ने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर नए सिरे से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। और कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कराची के बाग जिना में पावर शो किया और इस बार महंगाई जलसे का खास मौजू था। एंड मेरा तो ख्याल है कि थोड़ा सा हमसे भी एडवाइस लिए कि अगर आप लोगों ने जलसे जुलूस करने ही हैं तो उस बात पे बात की जाए जो कि अवामी मसाइल हैं, ना सिर्फ जो आपको पसंद है। तो इस बार मेरा ख्याल है दे हैव टेकन हीट अबाउट दैट। कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान लोगों से नौकरियां और घर छीन रहे हैं और लाखों का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत को दफन करेंगे, ये उनका कहना था। सुन लें। हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचाक की तरह बहाना होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। हर चीज आसमान से बातें कर रही है, उसको क्या पता गरीब खानदान किस तौर जिंदगी बसर कर रहा है। आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान कुछ रह तो नहीं गया था इस्लामाबाद में दफनाने वाला? नहीं, महंगाई भी दफन हो रही है और एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है और फिर तारीख देने से ऑल्दो कासिर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे, रोड कारवान भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। आज हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान
कि हवाई अड्डे नहीं देंगे। तुम अड्डों की बात करते हो, तुमने तो कल परसों अमरीकियों को पूरे इस्लामाबाद के होटलें मुहैया कर दिए हैं। कराची के होटल सारे उनके हवाले कर दिए, पूरे मुल्क के होटल उनके सामने बिछा दिए। किस बुनियाद पे? उनके लिए कोई वैक्सीन शर्त नहीं है। चलें जी, ये सारे स्टेटमेंट्स तो हुए हैं और इसी पे हम बात करेंगे, मौक़िफ़ लेंगे रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी साहब का। इससे पहले हमने आपको बताया था हुकूमत अपारेंटली ये कहती है कि उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये पीडीएम का जो जलसा वगैरह हुआ है। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि उनकी सेहत पे क्या वैसे फ़र्क पड़ना है, लेकिन फिर भी हम सवाल ज़रूर करेंगे क्योंकि बड़े टफ किस्म के जो हैं डिसीजंस क्या कहा गया है कल पीडीएम में कि जी इस्लामाबाद जाएंगे और मार्च करेंगे। और साथ ही स्टेटमेंट में मैं ये कह दूं कि हवाओं का रुख बदलने में पाकिस्तान में आपको पता है चंद हफ्ते ही लगते हैं। ये भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। खैर, रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब, पीडीएम ने कराची में जी जलसा कर लिया, तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद कर दी और हुकूमत मुखालिफ मुहिम का ऐलान भी हो गया है, तो अब भी आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद आपके लिए कोई सियासी खतरा नहीं? देखिए जी, पीडीएम है, उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, उन्हें अपनी सियासत जिंदा रखनी है, लिहाजा वो कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल अगर वो एजुकेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो वो अपने लिए कर रहे हैं। बाकी अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने माजी में कहा था कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे, ये इस्तीफे देंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आएंगे, ये आर या पार कर देंगे, ये सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसके बाद ये जीबी का इलेक्शन होने नहीं देंगे। इन सब जो फ्रंट्स थे, इन सब महाजों पे इनको नाकामी हुई है और इनके साथ साथ जो इनका एक ऑपोजिशन का रोप था कि ऑपोजिशन कुछ करने की सकत रखती है, वो भी इनके एक फ्लॉप शोज की वजह से वो उसका एक इमेज नहीं है। लिहाजा पॉलिटिकली हुकूमत ये समझती है कि हमें अपने वोटर्स को मुतमईन करना है, अपना डिलीवर करना है। इनकी कोई साख नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, सबको पता है कि इनका अपना एजेंडा है, कोई कौमी एजेंडा, कोई इनके पास जो मसाइल हैं उनका हल इनके पास है नहीं। लिहाजा ये अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा अब्बास साहब, ये फरमाइएगा, आप कह रहे हैं कि जी ये कोई कौमी एजेंडा नहीं है, बस अपने मसाइल का हल ये चाहते हैं। सियासी खतरात हो ना हो, महंगाई का इशू ऐसा है वैसे जिस पर हुकूमत के सिवा सबको परेशानी है। वैसे तो उसूली तौर पर हुकूमत को भी होनी चाहिए, और तो फवाद चौधरी साहब को ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं जी महंगाई तो इरेलेवेंट है। अगर अपोजिशन ने ज़ाती एजेंडे एक तरफ रखकर इस इशू को उठा लिया तो फिर आपने नहीं सोचा कि अवाम भी उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं और आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि अवाम इस पर्टिकुलर इशू पर मोबिलाइज होने के चांसेस हैं? देखिए, जिस तरह महंगाई एक हकीकत है और मईशत को ठीक करने के सारे प्रोसेस में महंगाई आई है और जो मईशत के जो खसारे थे, जो बड़े बड़े हमने पेमेंट्स करनी थी, जो बड़े बड़े कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें वापस करनी थी और करेंसी डिवैल्यूएशन नहीं, जिस तरह महंगाई एक हकीकत है उस तरह ये भी हकीकत है कि अवाम पाकिस्तान जानती है कि इस ऑपोजिशन, ये जो ऑपोजिशन है ये इस महंगाई की वजह है नंबर एक, और नंबर दो इनके पास इसके हल का कोई इनका हल नहीं है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। एक तो ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि महंगाई इनकी वजह से आई, इनके खसारों की वजह से आई, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो बजट का खसारा हो, चाहे वो करेंसी डिवैल्यूएशन हो। और नंबर दो ये कि लोगों ने ये देखे वाले लोग हैं, इनके पास महंगाई का कोई हल नहीं। लिहाजा महंगाई को अगर रह के लोग हुकूमत को तनकीद भी करेंगे तो वो एक शायद हकीकत होगी, लेकिन उनको उसी तरह ये भी हकीकत है कि इस ऑपोजिशन से उनको महंगाई के हल का कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा सियासी तौर पे ये ऑपोजिशन महंगाई को इशू बना के कभी इस हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया बासी साहब। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया पीडीएम के जलसे में। उस पर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ होंगी, लेकिन साथ ही साथ एक बर्थडे विश करनी है। हमारे एक बड़े आर्डेंट व्यूअर हैं, उनके बच्चों की सालगिरह है, अर्शमान राशिद और आयशा, तो हमने सोचा उन्हें भी विश कर दें।
भाई रोम में बीच वैसे ही हमें ले जाए। देखिए रोम में बीच और रेसलिंग क्या कॉम्बिनेशन है। इट वुड बी गुड एक्चुअली। अच्छा जी। पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़, आपको पता है कि गुलकार और रहनुमा तहरीक इंसाफ इब्रारुल हक के एक नए बयान पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है मौका चाहिए कुछ करने का, और फिर माशाल्लाह इब्रार एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल बड़ी अच्छी सी क्या कहते हैं फॉडर भी दे देते हैं, फूड फॉर थॉट भी दे देते हैं। तो इस पर ये खुसूसी रिपोर्ट है और फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन ये पहले आप देख लें क्योंकि हम खुद नहीं बताना चाहते। देखें आप। हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पे लगा दो बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक। कि माओ के तरबियत के अंदाज को तनकीद का हदफ बनाने पर इब्रारुल हक के मुतनाज़े बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने इब्रारुल हक की हिमायत की और सराहा तो किसी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। किसी ने बच्चों की नज़मों के तामीरी पहलुओं पर जोर दिया तो किसी ने इब्रारुल हक को खुद उनके माजी के गानों के बोल याद करवा दिए। एक खातून का कहना था कि नच पंजाबन और बिलो दे घर जैसे गाने गाने वाले आज माओ को इस बात पर शर्मिंदा कर रहे हैं कि बेबी शार्क जैसी नज़में सुनाकर वो अपने बच्चों की अखलाकी पस्ती की जिम्मेदार है। अच्छा देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात हमारी साथी नौरीन उनकी रिपोर्ट थी कि एक दूसरे का नेमुल बदल नहीं है चीज़ें। हम जब बड़े हुए हैं तो हमारी माओ ने हमें कलमा भी सिखाया है और हमें हमटी डमटी और बाबा ब्लैक शिप भी याद कराई गई, स्कूल में भी और घर में भी। तो इसी तरह हमटी डमटी और बाबा ब्लैक शिप का एक नया वर्जन है बेबी शार्क। और बेबी शार्क जो है बाय द वे वो फैमिली में आपके घर में जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताने के लिए ये एक नज़म है जिसमें ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मामा, बाबा, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं बच्चों को। सो ये गैर ज़रूरी तनकीद है मेरा ख्याल है। और मुझे तो ये लगता है कि बिल्लो के घर अगर आज के ज़माने में रिलीज़ होता तो हिरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाता। कौन अपनी महबूब को के घर टिकट कटवा के लाइन बना के जाने की बात करते हैं और अकेले नहीं कर ले। मतलब प्लीज़ मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगी, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो बिल्लो और इन गानों पे भी नहीं करूंगी बिकॉज दे आर इन गुड ह्यूमर इफ़ यू वांट टू टेक देम इन गुड ह्यूमर। हैविंग सेड दैट, अगर 15-20 साल बाद इब्रारुल हक साहब आपने आके ऐसी बातें करनी थी तो आप वैसे गाने ना करते। और अगर आपने वैसे गाने लिख दिए थे तो थोड़ा सा बोलने से पहले आप सोच लेते कि आप क्या कह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए था कि हाउ इट विल कम बैक टू बाइट यू, व्हिच इट इज़ नॉट दैट इट मैटर्स टू यू और एनीवन फॉर दैट मैटर। लेकिन कितनी कोई गलत बात है, कितनी कोई गलत बात है कि आप कंपैरिजन क्या दे रहे हैं। गलत या सही की बहस में नहीं पड़ते। Why are you making mothers feel so guilty? ये गिल्ट जो है पाकिस्तान में, ये गिल्ट क्यों हमारा हर चीज में दिया जाता है? कहीं बाहर जाने पे गिल्ट, कुछ खाने पे गिल्ट, कुछ गाने पे। गलत और सही की बहस में नहीं पड़ते। ये बिल्कुल गैर जरूरी था, बिल्कुल गैर जरूरी है कि इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट हमने बात ही नहीं करनी आगे। अच्छा जी, आगे बढ़े। और तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन मुकम्मल होने में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं। दूसरी जानिब दाइश की कार्रवाइयों का खतरा काबुल एयरपोर्ट पर बदस्तूर मंडला रहा है बाय द वे। और तालिबान ने एयरपोर्ट के 3 गेट्स का कंट्रोल संभाल लिया है। काबुल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद रॉकेट्स भी दागे गए हैं। सो ये सूरत हाल है और हमें अपडेट करेंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम काबुल एजाज सैयद। जी बिल्कुल, इनखला को 2 दिन रह गए हैं और आज सुबह जो काबुल का आगाज़ है, सुबह जो है वो फायरिंग की आवाज़ें अभी आप सुन रहे हैं, मेरे कैमरामैन शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि आज जो आगाज़ हुआ है वो हुआ है एक रॉकेट अटैक से, जो कि एक कार के ऊपर किया गया है। एयरपोर्ट के करीबी इलाका है, वहाँ पर एक गाड़ी पर चलती हुई कार को निशाना बनाया गया और उसके बाद फायरिंग हो रही है। और आप सुन सकते हैं कि फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं। यहाँ पर आज और कल के दिन हमारी इतलात के मुताबिक जो US हुकाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जितने भी मुश्तबा अफराद हैं दाइश के या वो तमाम अफराद जो उनको अटैक कर सकते हैं, अमरीकी हुकाम को अटैक कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर अटैक कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम वो उनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका इस बात को इंश्योर करेगा कि 31 अगस्त तक अपने तमाम जो अफराद हैं, अपने तमाम जो फौजी और बाकी डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर ले। तो ये 2 दिन हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैक होंगे। जो आपका
आपका कहना है कि ये मुस्तकबिल तयन करेगी? ये 2 दिन के वाक़यात ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तालिबान की हुकूमत फॉर्म नहीं हुई। जब वो हुकूमत फॉर्म हो जाएगी तो उस वक्त उनकी पॉलिसीज सामने आएंगी और फिर पता चलेगा कि इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होता है या इस हुकूमत की समत क्या होती है। चलें जी, हर घंटा जो है वो नई अपडेट और नई सूरत हाल सामने लाता है अफगानिस्तान। आई फील सो बैड फॉर दोज पीपल जिनकी पूरी उम्मीद होगी कि वो शायद जो भी उनकी वजूहात हैं कि वो निकल पाएंगे, लेकिन अब वो विंडो जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट क्या इट इज़ काइंड ऑफ क्लोज्ड। तो लिहाजा क्या होता है वहाँ। और कोविड की बात कर लेते हैं और लाहौर में कुछ प्रपोजल्स जो दिए जा रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन ना कराएं तो क्या क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। एंड देन कमिश्नर लाहौर विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। मुल्क भर में कोरोना वबा की चौथी लहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना जो है उससे मजीद 66 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में कोरोना से 8, पंजाब भर में 24 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और लाहौर में 8, पंजाब में 24। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, 10.2% जो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। और वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए शहरियों को डेडलाइन दे दी गई है। शहरियों ने वैक्सीनेशन ना कराई तो होटलिंग, शॉपिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तालीमी इदारों में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। NCOC की जानिब से भी मुल्क भर में वैक्सीनेशन डेडलाइंस का ऐलान किया जा चुका है। इसी पे बात करेंगे हम। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे हम खबरें सुन रहे थे कि जनाब लाहौर में पेट्रोल की ख़रीदारी उन लोगों को बंद कर दी जाएगी जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, ये बस जमागोइयाँ हैं या इन बातों में कोई हकीकत है? क्या क्या इक़दामात हैं जो आप करने जा रहे हैं टू इन्फोर्स पीपल, टू इनकरेज देम टू गेट वैक्सीनेटेड? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बहुत सारे इकदाम हैं जो हमने लेने हैं, जिनके बारे में हमने अनाउंसमेंट्स की हुई हैं। अगले 1-2 रोज़ के अंदर हम उनके ऊपर सख्ती भी शुरू कर देंगे, जिसमें जो है वो ओवरऑल जो हमारी रजीम है उसके अंदर हमने ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदी के बारे में बात की है, शॉपकीपिंग के हवाले से बात की है, होटल्स की जो चेक इन है उसके बारे में बात की है, जो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बात की है, जो हमारे बस अड्डे हैं उनके ऊपर ट्रैवल के हवाले से बात की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस सोच पर मबनी है कि जब तक हम स्टिक एंड कैरेट वाला मॉडल नहीं लेकर आएंगे, लोग शायद वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं हो रहे। देखें, जब हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स थोड़े थे उस वक्त शायद बात समझ में आती थी कि लोग जो हैं वो शायद एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ की वजह से वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवा रहे। अब हमने लाहौर के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद है वो 400 से ज़ायद कर दी है। हम तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में कम से कम 1 या 2 सेंटर्स जो हैं वो लाजमी मौजूद हैं। यूनियन काउंसिल से हमारी टीम्स जो हैं वो घर घर जाके लोगों को कन्विंस करती हैं, लोगों को बताती हैं कि सेंटर किस जगह पर है। मार्केट्स में मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स लगे हुए हैं कि आपके इलाके का जो सेंटर है वो सो इन सो जगह पर है। आपको मैं छोटी सी मिसाल ये दूं कि कल हालांकि छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन हमारे जो रूटीन के सेंटर्स हैं वो बंद होते हैं। सिर्फ हमारी मोबाइल टीम्स ने कल तकरीबन 39,630 लोगों को वैक्सीनेशन की है, यानी कि 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ छुट्टी वाले दिन हमारी मोबाइल टीम्स ने वैक्सीनेट किया है। ज़्यादातर ये हमारी उस्मान साहब, कैन यू प्लीज इन्फॉर्म अस कि ये हाउ विल यू मेक श्योर कि ये होटलिंग बंद हो, शॉपिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो ये चीज़ें अवेल नहीं कर सकते, तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे ये प्रोसेस? जी बड़ा सिंपल है जी, हमने तमाम जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग्स कर ली, उनको बता दिया कि उन्होंने नो सर्विस नो डिनाइल जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड देख के करनी है। वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बहुत सिंपल है, मैसेज भेज के भी लिया जा सकता है, वेबसाइट को एक्सेस करके भी लिया जा सकता है। हमारी टीम्स रैंडमली चेक करेंगी। होटल के चेक इन को चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी वक्त होटल में जाके वहाँ पे जो लोग डाइन इन कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके वैक्सीनेशन कार्ड्स होटल इंतजामिया से लेके चेक किए जा सकते हैं। इसी तरह किसी भी टाइम पे पेट्रोल पंप के ऊपर ये चीज़ चेक की जा सकती है कि वो किस तरह से अपना कॉन्डक्ट कर रहे हैं। तमाम लाहौर में जो मेजर पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर लिख के लगा दिया गया है कि 100 तारीख के बाद आपको यहाँ से पेट्रोल नहीं मिलेगा। और इस बात की जो इसकी जो सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि पिछले 6-7 दिनों के अंदर हमारे जो वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं। यानी कि मैं अगर आपको सिर्फ परसों की फिगर दूं तो परसों लाहौर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया, जबकि अगर आप इससे तकरीबन 8-7 दिन पीछे जाएंगे तो 20-22 हजार लोग टीका लगवा रहे थे। तो ये जो नंबर, उस्मान साहब, एक कंसर्न है जो हमें मौसूल हुआ और हमें खबरें मिल रही हैं, एक्चुअली वैसे तो पूरे मुल्क में ही हो रहा होगा, लेकिन पर्टिकुलरली आई नो ऑफ यू पीपल इन लाहौर पर्सनली जिन्होंने टीका नहीं लगवाया
लेकिन उनका कार्ड बन गया और उनका इंदराज हो गया। ये कैसे, पहले तो मुझे ये साइंस समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। क्या सेंटर्स में जाके कुछ किसी तरीके से, किसी रेफरेंस से, किसी लेन देन के जरिए डेटा एंटर कराया जा रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिकली डेटा एंटर हो गया में भी ये तो प्रैक्टिस आई है, सर्टिफिकेट निकल ही आएगा। ये हो रहा है, जाली कार्ड्स, जाली सर्टिफिकेट निकल रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जी, मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो वो प्लीज़ हमारे पास लाए, बिकॉज अगर हमारे सिस्टम में कोई लोग हमारे सिस्टम को चीट करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, बिकॉज दिस इज़ इनटॉलरेबल। किसी सूरत में भी ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जा सकती। खुदा ना खास्ता अगर हमारा सर्टिफिकेट जो है वो जाली मिलना शुरू हो गया तो हमारे सर्टिफिकेट, ओवरऑल सर्टिफिकेट की हैसियत ख़त्म हो जाती है। लोगों ने ये सर्टिफिकेट लेके आगे जाके इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करना है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को लेने के लिए यूज़ करना है। तो अव्वल तो मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि अगर इस तरह की कोई एक्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर लाइए। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर अच्छे खासे चेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी के साथ मुमकिन है। हम जहाँ भी डाटा एंट्री करते हैं वहाँ डाटा एंट्री के लेवल पर हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि जिस शख्स को टीका लगे उसी की डाटा एंट्री हो। मुख्तलिफ 2 से 3 हमने मुख्तलिफ मेयर्स के ऊपर चेक्स लगाए हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात पॉसिबल है कि इस तरह की कोई सिस्टम के अंदर कोई एक आधे बंदे ने चीटिंग की हो, और अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हैं, एक आधे केसेस को हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। मजीद अगर कोई केसेस हुए ना सिर्फ हम एक्शन लेंगे बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे जो ये डाटा एंट्री गलत कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको भी कैंसिल किया जाएगा। अच्छा उस्मान साहब, 2 और चीज़ें, ये भी एक कंसर्न उठा है कि नंबर 1, क्या वैक्सीनेशन कार्ड होना ज़रूरी है या सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन भी होता है तो आप अपने फ़ोन पे रख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि बाज़ लोगों का डेटा एंटर ही नहीं हुआ ना, बिल्कुल अभी नादरा के इश्यूज भी बहुत सारे चल रहे हैं। बिल्कुल वो भी है। साथ साथ आप वो डोर टू डोर वैक्सीनेशन वाले पे भी बता दें कि वो मरहला चल रहा है, हाउ सक्सेसफुल इज दैट। लेकिन पहले तो ये बता दें, लोगों का कंसर्न है कि फ़ोन में भी सर्टिफिकेट हो तो दैट्स ओके। जी बिल्कुल, इट इज़ ओके। हम यहाँ पर अननेसेसरी लोगों को तकलीफ नहीं देना चाह रहे। अगर किसी शख्स ने मोबाइल पे अपना सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ऑल वी नीड टू डू इज कि हम उसको चेक करें कि वो उसी का सर्टिफिकेट है, किसी और का सर्टिफिकेट तो नहीं है। ये मकसद लोगों को इनकरेज करना है, डिस्करेज करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि अब अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आप में और दूसरे सिटीजन जिन्होंने टीका लगवाया हुआ है उनमें थोड़ा फ़र्क रखा जाएगा। किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप गलती कर रहे हैं, और वो गलती जब आप दुरुस्त कर लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई प्रिंट आउट निकालना है या कलर प्रिंट निकालना है या आप मोबाइल में नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ जो है जिनके पास सिर्फ कार्ड है और वो सर्टिफिकेट नहीं उनका निकल रहा है, वो कार्ड क्या चल सकता है? या जी बिल्कुल चल सकता है। कार्ड की वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, कार्ड भी चल सकता है, सर्टिफिकेट मोबाइल के अंदर वो भी चल सकता है, SMS भी फौरन आ जाता है। बिल्कुल, ये दोनों तीनों चीजें जो अच्छा उस्मान साहब, मैं जो ना अभी इस सेगमेंट के बाद आपको कुछ नंबर्स भेजूंगा जिनका मुझे पता है कि उन्होंने लाहौर में बैठ के जाली सर्टिफिकेट निकलवाए हैं। आपने उनके सर्टिफिकेट ब्लॉक करने हैं और मेरे ही रिश्तेदार हैं और मैं बरबला ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट योर कार्ड एंड दैट गोज फॉर एनीबॉडी एल्स आल्सो। जी, और मैं आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर लोगों को भी ये दावत देना चाहूँगा। देखें, हमने इस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानियों ने दुनिया के बाहर ट्रैवल करना है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा ये सर्टिफिकेट ठीक नहीं है तो सब लोगों की ट्रैवल बंद हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के तमाम लोगों को न सिर्फ आइडेंटिफाई करें, उनको काली भेड़ों को बाहर सिस्टम में आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन करवाइए ताकि हम अपने ओवरऑल सर्टिफिकेट की जो सेंटिटी है उसको महफूज रख सकें। आपने UC लेवल की टीम्स के हवाले से बात की, मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं कि लाहौर के अंदर हमने हर UC के अंदर अपना सेंटर बना दिया है। कम से कम एक सेंटर हमारा हर UC में है। बहुत सारी UCs ऐसी हैं जहाँ 1 से ज़्यादा सेंटर्स भी हैं। हम ना सिर्फ उन सेंटर्स के अंदर अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं बल्कि वहाँ से हमारी 4 टीम्स जो हैं 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करती हैं। वो जाके घर घर लोगों को बताते हैं, उनका ना सिर्फ डाटा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके वो लोगों को बताते हैं कि आपका सेंटर सो एंड सो जगह पर मौजूद है। और इसकी सक्सेस जो है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो वैक्सीनेशन हैं हमारी, वो ये UC टीम्स कर रही हैं। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इसका नंबर जो है वो मजीद भी बढ़ेगा, बिकॉज लोगों के डोर स्टेप पे जाकर हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि लोग बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर लाहौर हमसे बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं वो लिया हुआ है। लेकिन अब्दुल्ला ने जो बात की है वो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग भी जानते हैं ना किसी को जिसने जाली सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए, पहुंच जाए कमिश्नर को, सब रिपोर्ट देम। ये दिस विल कम बैक टू बाइट अस। ये कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे, झूठे पकड़े जाएंगे, पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाएगा।
इसके बड़े खौफनाक रिपरकशंस होते हैं बहुत पाकिस्तान एक्सट्रीम के हो ऊपर, सकते हैं, पूरे मुल्क के ऊपर। सो अगर आपको दुनिया में ये वैक्सीनेशन के ऊपर अब्दुल्ला जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। झूठ जिस वक्त बोलोगे पूरा मुल्क बंद कर देंगे। और फिर Blacklist हो ये आपको जाएगा। कौमी फरीजा है कि अगर इस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ है, आप इसको कंटेन करें, आप इसको रोकने में मुल्क की मदद करें। आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं होंगे जब तक आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू रिपोर्ट। लिहाजा इस्लाह जो है घर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। इफ यू आर डूइंग दैट, थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, इफ यू नो समबडी जो आपके खानदान के हैं जो कर रहे हैं, रिपोर्ट। हम एज इन हुमा से मैं पूछ रहा था कि कभी आपने स्टॉक मार्केट में कोई कारोबार किया हो या कुछ खरीदो फरोख्त की हो या इन्वेस्ट किया हो। हुमा ने नहीं किया, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोग कहते हैं कि जनाब आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपको बता सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और होपफुली आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये भी बताते हैं कि पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है और नई कंपनीज़ की जानिब से पब्लिक होना अच्छा अमर है। हाल ही में कई कंपनीज़ ने स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा है और कई इदारे जो हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का इरादा रखते हैं और इन्हीं में एक ऐसी कंपनी भी है जिसने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं और अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया इकट्ठा करेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एयरलिंक नाम है। एयरलिंक कम्युनिकेशंस अपने 9 करोड़ शेयर्स पाकिस्तानी मार्केट में फरोख के लिए पेश करेगी। और क्या मालियत होगी, इस सब के बारे में हम पूछेंगे। कंसल्टेंट एंड बुक रनर एयरलिंक कम्युनिकेशन हैं जेएस ग्लोबल और जेएस ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ये बता दीजिए, हमने ये तो कह दिया कि एयरलिंक इज नाउ लिस्टिंग इटसेल्फ एज अ पब्लिक कंपनी, लेकिन व्हाई शुड वी गेट एक्साइटेड अबाउट इट? कुछ इसके खद्दो-खाल हमें बताइए। बिल्कुल, देखें, सबसे पहले कि इफ आई टॉक अबाउट द इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, सो ये मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव का डायरेक्ट रिजल्ट है। सही है। सो और वो रिजल्ट इस तरीके से कि गवर्नमेंट का फोकस ये था कि पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ इंपोर्ट लेड इकोनॉमी चला रहे थे। सो पहले फ़ोन आता था, आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जहाँ भी कहीं सैमसंग ऑपरेट कर रहा है, कहीं Xiaomi कर रहा है, कहीं आपके हुआवे कर रहा है। सो होता था कि आप एलसीज खोलते थे बाहर, इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बिल पे आपका एक प्रेशर था, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री सिर्फ स्मार्टफोन्स में क्लोज टू $3 बिलियन। सो $3 बिलियन की इंपोर्ट आप कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंपोर्ट करें, इसका फायदा क्या है? इज इट ट्रिकलिंग डाउन और एडिंग सम वैल्यू इनटू द इकोनॉमी? तो उन्होंने एक पॉलिसी दी, उन्होंने कहा कि ये 20-25% जो ड्यूटीज़ पे है इसको हम जीरो कर देते हैं, नियरली जीरो, इसको जीरो पे ले जाते हैं। आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को पाकिस्तान लेके आए कि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें, लोकल मार्केट की डिमांड को सर्व करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट हो। सो इस पैराए के ऊपर ये सारी पॉलिसी बनी और उसका रिजल्ट ये निकला कि एयरलिंक, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान, दे आर वर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आपके Xiaomi के फ़ोन्स, हुआवे के फ़ोन्स, सैमसंग का इनका पाकिस्तान का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। देन दे हैव गॉट एप्पल, फिर आईटेल, टेक्नो, जो ट्रांसनेशनल ग्रुप के सेल फोन्स हैं। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगा ली पाकिस्तान में। लास्ट ईयर जो इंपोर्ट थी मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की, वो थी तकरीबन कोई 14.5 मिलियन यूनिट्स और इनकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है रफली ऑन एन एनुअल बेसिस क्लोज टू अबाउट 5 मिलियन। सो 30% ऑफ द ओवरऑल मार्केट ये इंशाल्लाह इस फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करने जाएंगे। और प्लस एक यूनिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, पाकिस्तान में कभी आपके पास ये वॉक इन स्टोर एक्सपीरियंस नहीं था फॉर सेल फोन्स। अब अगर आप जाएं तो एयरलिंक ने शुरू किया, जैसे यू गो टू यूएस, लंदन या यूरोप में कहीं फिरें, यू कैन वॉक इनटू एन एप्पल स्टोर, यू कैन वॉक इनटू अ मल्टी ब्रांड स्टोर, राइट, देयर इज अ डिस्प्ले, इट्स ऑन द डिस्प्ले। आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसकी इस्तेमाल करते हैं, यू नो कि कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, सपोर्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे तो फैमिलीज तो जा ही नहीं सकती थी मोबाइल बाजार के अंदर के जाके फ़ोन ले, जो मोबाइल मार्केट है, जो मोबाइल मार्केट है हम जिनको कहते हैं। तो या तो घर का जो है कोई मर्द वहाँ जाएगा या वो किसी अपने राइडर को कह देगा जाके ये फ़ोन ले और ये कर लो। सो वो कॉन्सेप्ट चेंज किया। आपने डॉल्मेन में स्टोर देखा होगा, यू कैन वॉक इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। ऐसे ही लकी मॉल में स्टोर्स हैं, ऐसी लाहौर के अंदर जो आपके बड़े मॉल हैं, जैसे पैकेजेस है, आपका एम्पोरियम है। अच्छा, इन्वेस्टर के लिए क्या इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या बहुत ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इंडीड? सिंस देखें, एब्सोल्युटली द मार्केट इज़ ह्यूज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आज आईटी और टेक प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। कभी आपने इस क्वांटम की इन्वेस्टमेंट टेक प्लेटफॉर्म्स में नहीं देखी थी। और एग्जैक्ट मालियत क्या होगी? तकरीबन $250 मिलियन तो भी कह रहे हैं, जो कि हो चुका है। और वो $250 मिलियन के अंदर याद रखें कि पिछले 8 साल में कलेक्टिव भी ये नहीं था। अब आप देखें कि मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, टेकिंग ऑफ स्टार्टअप्स विच आर डूइंग एक्सीलेंट। अगर ई कॉमर्स पेनिट्रेट कर रहा है तो स्मार्टफोन के बगैर तो ई कॉमर्स पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता।
और इस वक्त पाकिस्तान में एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ 18% लोगों के पास स्मार्टफोन है। 82% पॉपुलेशन ने एक नॉर्मल फीचर फ़ोन जिससे फ़ोन मिला सकते हैं, SMS कर सकते हैं, वहाँ से कन्वर्ट होकर स्मार्टफोन्स पे आना है। सो ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड है और मैं समझता हूँ कि देखिए मेरा इदारा JS ग्लोबल, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों में पहल की है। वी हैव बीन इन टर्म्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट, पाकिस्तान में पहली फॉरेन पार्टनरशिप, ठीक है, यूरो बॉन्ड पहला इशू करना, वहाँ से लेके एक तवील जर्नी है जिसमें हम समझते हैं कि जितनी पहल करने वाले काम है सबसे ज़्यादा हमने किए हैं। उसी में ये IPO लाना, क्योंकि इस तरह का कोई सेक्टर इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो ये बाकी इसकी मालियत ऑलमोस्ट 6 अरब है इनिशियली, ये सॉरी 6 अरब इसकी 6 अरब मालियत है, जो कि पाकिस्तान में आज तक इस साइज का IPO में पैसे प्राइवेट सेक्टर में रेज नहीं हुए। सो लार्जेस्ट है और एक डिफरेंट सेक्टर है। इन्वेस्टर्स को एक नया मौका मिलेगा कि जिस तरीके से डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुल्क में बढ़ रहा है उसी तरीके से आप इस सेगमेंट में ग्रो करेंगे। सो इन्वेस्टर के लिए दिस इज़ द कैच। मेरे ख्याल में देखिए मैं तो एडवाइज़र हूँ, मेरा ओपिनियन बेस्ट हो सकता है, तो मैं से कहता हूँ कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ें, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो हम एडवाइजर्स हैं, हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें, उस चीज़ को समझ के आप एक जिसे कहते हैं सोचा समझा फैसला करें, क्योंकि हमें तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, उसका फ्यूचर भी अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा इन्वेस्टर्स को एडवाइस मैं ये करता हूँ कि खुद से पढ़ें, जानें। अच्छा, नेचुरली ऑब्वियसली इतना पैसा लग रहा है और कुछ तो स्टडी आपने फॉर फ्यूचर की भी की होगी कि किस तरह लोगों का रिस्पॉन्स होगा। जस्ट अ थॉट, समहाउ एक साइकी है, पाकिस्तानी साइकी, जो चीज़ बाहर बनी होती है और बाहर की जब हाथ में आती है तो उस पर भरोसा ज़्यादा होता है। आप गाड़ियाँ देख लें, मतलब अभी भी लोग कीड़े निकाल रहे होते हैं अगर गाड़ी पाकिस्तान में बनी है या असेंबल हुई है, बाहर से आई हो, रिकंडीशन भी होगी, रिकंडीशन भी होगी तो हमें बेहतर लगेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट वो कुछ बेहतरी होती भी है उसमें। हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि हमारे यहाँ अगर मोबाइल्स हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, एंड ऑब्वियसली एक इनकरेज ही कर रहे हैं ना कि लेट्स स्विच टू दैट, हमें यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज़ उसी क्वालिटी की मिलेगी जो कि हम आदी हो चुके हैं बाहर से लेने की? बिल्कुल मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि देखें, ये जो जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, आप सैमसंग पढ़ते हैं, एप्पल पढ़ते हैं, दीज आर टेक्नोलॉजी कंपनीज, दीज आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। अगर आप देखें इनकी जो एक प्रिंसिपल आपके फ़ोन की एक LCD होती है, अब ये नहीं है कि हर बंदा अपनी LCD एप्पल की फैक्ट्री बना रहा है, सैमसंग, बिल्कुल इनकी आउटसोर्सिंग होती है। देयर वुड बी 3 और 4 कंपनीज जो कि सबके लिए LCDs बना रहे होंगे, जैसे टेलीविजन में होता है। सो टेक्नोलॉजी कंपनी सोर्सेज दीज कंपोनेंट्स, जैसे एक फ़ोन के 72 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, दे आर ऑल मेड बाय द स्पेशलिस्ट। और होता क्या कि अल्टीमेटली उनको असेंबल किया जाता है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव। सो जो असेंबलिंग शायद चाइना में हो रही थी, वियतनाम में हो रही थी, वो अब क्या हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बाहर है। लोकलाइजेशन जैसे ऑटो इंडस्ट्री में शुरू में इट वाज ऑल असेंबलिंग एंड देन केम द पार्ट कि वो 70% प्लस जो है अब लोकलाइज हो गई। सो वो फ्यूचर में आएगा, होगा ये यहाँ पे कि भी एक छोटी सी शिपमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गई है। सो एयरलिंक ने एक छोटी सी शिपमेंट को बाहर एक्सपोर्ट किया है और भी कोई एक फैक्ट्री ओनर थे जिन्होंने इसको किया है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पहले तो आप लोकल मार्केट सर्व करेंगे, और क्योंकि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है तो लेबर पाकिस्तान में रीजन में सबसे सस्ती है। That's right. सो उसका बेनिफिट ये होगा कि मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में, अफ्रीकन मार्केट्स में, और ये जो मार्केट है इसको ये सैमसंग हो गया, कल को Xiaomi हो गया, क्विकली यहाँ से कवर करें। कामरान साहब, बीइंग एन एडवाइजर, आप ऑल दोज हु वाचिंग अस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करते हैं, करना चाहते हैं इन स्टॉक्स, क्या एडवाइस करेंगे? देखिए मेरा तो ख्याल है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स और IPO में इन्वेस्टमेंट्स ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कि आप एक तो रिटर्न्स बहुत अच्छे बनाते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इसका एक बड़ी मज़ेदार स्टडी है कि पाकिस्तान में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस है, किसने किसको बीट किया ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई वॉरेन बुफे की बात सुने तो वो कहता है कि मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया था 10 साल की उम्र में, और मुझे अफसोस इस बात का कि मैं शुरू के 10 साल क्या कर रहा था कि मैंने उससे तो इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। सो इट मल्टीप्लाइज। और अगर आपकी कंपनी सिलेक्शन अच्छी है, इफ़ यू ट्रस्ट द मैनेजमेंट, इफ़ यू ट्रस्ट दी ओवरऑल पैरामीटर्स के जिसमें कंपनी लाई जा रही है, सो इससे अच्छा कोई चीज़ हो नहीं सकती। और पाकिस्तान में अभी ये बेस बहुत कम है क्योंकि अवेयरनेस कम है। आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज गिव्स यू अ यूनिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज़ लिक्विड। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया हुआ, अगर आपने उससे विड्रॉ करना है, यू कैन डू इट इंस्टेंटेनियसली। आपने बेचा, पैसे आ गए। यही इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में कर लें तो प्रॉपर्टी में बेचने का देयर इज़ अ टाइम, ठीक है। वही चीज़ अगर आप किसी और चीज़ में करते हैं, उसका एक अपना प्रोसेस है। इट्स हाईली लिक्विड, यू कैन एंटर, यू कैन एग्जिट, यू कैन प्लान, एंड इंटरनेशनली एंड इवन लोकली। देखिए जो लोग इसमें सरमायाकारी करते रहे, आज उनका ग्राफ बहुत ऊपर है।
बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, हम लोग भी हैं, हमारी अपनी वेल्थ क्रिएशन JS ग्रुप की जो है दैट इज़ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग्स। आपकी जितनी भी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं सारी लिस्टेड हैं, उनके स्पॉन्सर्स बड़े फोकस तरीके से सिर्फ कंपनीज लिस्ट नहीं करते, उस वेल्थ को शेयर भी करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग दैट वेल्थ इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन फॉर्म ऑफ बोनसेस, यू रन गुड कंपनीज, यू अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, लोग पैसे डालते हैं और उस तरीके से और अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो इट्स नेवर टू लेट, आप अभी भी कर सकते हैं। Absolutely. आप अभी भी कर सकते हैं और कामरान साहब से वैसे मशवरा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का। So Pakistanis are definitely changing their mind about it and coming to investing it this way. और इटली के शहर रोम में होने वाली है 3 सितंबर को वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज का मेला सजने वाला है। ओहो, मेला इटली में सजाएंगे इटली मेला। में मेला ना सजाएं, वो भी बीच पे आप। बिल्कुल नहीं, इटली में ही तो बीच में मेला सजाएं। अभी भाई हम पाकिस्तानी जा रहे हैं, हर जगह मेला सजाएंगे। आगे बताएं। जिसमें पाकिस्तान की 3 रुकनी रेसलिंग एक टीम है, इसमें वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट भी हैं, इसकी क़यादत करेंगे। इटली के लिए रवाना हो रही है ये टीम और इस वक्त इनाम बट जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और जियो पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खलील पहुंच गए, वो पहुंच गए हैं और उनको ट्रेनिंग नहीं करने दे रहे हैं। ओवर टू यू उस्मान। लेट्स वॉच। जी, हुमार अब्दुल्ला, इटली के शहर रोम में वर्ल्ड बीच सीरीज होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के रेसलर्स की 3 रुकनी टीम शिरकत कर रही है, जिसमें रेसलर्स की जो नुमाइंदगी है गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले 3 बार वर्ल्ड चैंपियन होने वाले इनाम बट कर रहे हैं, जिनके पास रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल भी मौजूद है। इस वक्त वो एक जिम में सख्त ट्रेनिंग में मसरूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह हो गया पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमारा कैंप लगाया हुआ है गुजरांवाला में और भरपूर तैयारी जारी है। तकरीबन 6 घंटे हम ट्रेनिंग डेली जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 घंटे मॉर्निंग सेशन होता है, 2 घंटे इवनिंग और 2 घंटे रात को ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें गोल्ड मेडल से नवाजेगा। जब देसी कुश्ती होती है आप अपना वेट गेन कर लेते हैं और जब बीच रेसलिंग के लिए रिड्यूस कर लेते हैं, 16 kg आपने वेट रिड्यूस किया, कैसे कर लिया आपने? पहलवानी खाने छोड़ दिए क्या? जी बिल्कुल, जब देसी कुश्ती होती है तो क्योंकि उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती तो आप जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी पिएं, जितना आप हैवी होंगे उतना अच्छा आप लड़ सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है और इंटरनेशनल की बात आती है तो वहाँ पर वेट कैटेगरीज के अंदर ही खेलना पड़ता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 माह में 16 किलो अपना वजन कम किया है और बिल्कुल मैंने डाइट चेंज कर दी। जितने हमारे खाबे थे, देसी घी, मुर्ग बटेरे, वो सब कुछ छोड़ने पड़े हैं मुझे। अपनी तमाम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म किया, सिर्फ प्रोटीन और बहुत से लीन फूड हमने यूज़ किया और ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा की है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वेट कम। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा ये गोल्ड मेडल जीतूंगा और अपनी बेटी का नाम करूंगा। अच्छा, How cute is that? इनाम बट इज सो इम्प्रेसिव। हमने जब इनसे बात नहीं कि हम इतनी दफा इनसे बात कर चुके हैं, 16 किलो जो इन्होंने कम कर इतनी लिया। बार हम इनसे बात कर चुके हैं। जब ये टाइटल जीते थे, फिर शादी होने वाली थी, फिर बीवी ने ये याद है कहा था कि जब तक जीत के नहीं आएंगे। माशाल्लाह ये भी हो रहा है। तो ही जस्ट लॉस्ट 16 किलोज जस्ट टू फिट इनटू दैट कैटेगरी और वो फिर बाहर जाके ऑब्वियसली अपनी रेसलिंग करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग, बड़ी डेडिकेशन चाहिए भाई। We're going to take a break. There's going to be a headline break. कुछ देर में वापस आ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। और कौन सी हेडलाइन ब्रेक होगी है? हम तो 10 बजे के बाद में आए हुए हैं। नहीं, आपको कुछ और दिखाते हैं। आपको पता है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक अब्दुल्ला आप जागे के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम हमेशा से सोशल मीडिया पे मेरे से इंस्पायर होकर अपना स्टाइल बदल लिया। तो अभी जी वो क्वारंटीन में है और आपको पता है कि वो कहीं भी हो वो अपने फैंस के साथ बड़े इन टच में रहते हैं। तो इस बार उन्होंने जी एक अपनी वीडियो जारी की। बाकी तो वो वैसे वर्जिश का कह रहे थे और कह रहे थे एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कौम भूल गई सब कुछ और सिर्फ वसीम अकरम की लुक पे बात करना स्टार्ट कर दी। मूंछें देखें जरा। हाँ, और इनकी बेगम ने कमेंट भी कर दिया है कि इन मूंछों के साथ घर वापस ना आइएगा क्योंकि कोई पहचानेगा नहीं। तो मस्टैश इज नॉट कमिंग होम विद यू। क्यों नहीं पसंद होती ये वाली लुक? इतनी कूल लगती है आजकल, रेट्रो लुक है। ये हम शनेरा से बात करके बताएंगे। अब उनकी शायद पर्सनल कोई प्रेफरेंस होगी, उनको नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन खैर ये वीडियो है। बड़ा मुश्किल काम है टू बी ऑनेस्ट। इवन द हेल्थ, द मेंटल नर्सेज एज एन हेल्थ नर्सेज एंड एवरीबडी इज कॉलिंग अप, और उसके बावजूद भी मुश्किल है। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू जी। लेकिन आप अपने आप को बिजी रखते हैं ना। यू हैव टू एंगेज इन एक्टिविटीज योरसेल्फ, एक कमरे में भी रहकर, ताकि आप बिल्कुल क्रेजी ना हो। मतलब अपने लिए एक प्लान आपको बनाना पड़ता है, व्हिच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू इट एज वेल। वेयर अ मास्क, स्टे सेफ।